जरा सोचिए कि दूर कहीं कोई कत्ल होने वाला है और वो खौफनाक मंजर समय से पहले किसी वीडियो की तरह आपके आंखों के सामने आ जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी। सोचिए आप अपने प्रियजनों और पुलिस को सब कुछ बता रहे हो लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं है तो आप पर क्या बीतेगी। दिल को दहला देने वाली एक ऐसी ही अनोखी कहानी पर साल 1991 में एक बेहद रोमांचक फिल्म देखने को मिली जिसका नाम था 100 डेज। देवी, मैं सुनील। सुनील, पार्वती का खून हो गया है। क्या? सुनील, मुझे 100 डेज की कैसेट मिल गई है। देखो, कैसेट किसी को मत देना, मैं पूरा बंदोबस्त करके अभी आता हूँ। प्रतिमा फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था जय मेहता ने तथा इसके निर्देशक थे पार्थो घोष। फिल्म की कहानी लिखी थी एस मणिवन्नन ने, पटकथा लिखी थी देवज्योति रॉय ने तथा संवाद लिखे थे भूषण बनमाली ने। तकरीबन 2 घंटे 41 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 31 मई 1991 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, जावेद जाफरी, मुनमुन सेन, लक्ष्मीकांत बेर्डे, जय कलगुटकर, अजित वाचानी, विजय अरोड़ा, शिवाजी साटम, महावीर शाह, नीलम मेहरा, सबिहा आदि। संगीतकार राम लक्ष्मण और गीतकारों रविंद्र रावल तथा देव कोहली के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इस फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रखे गए थे जिनके बोल हैं सुन 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 दिलरुबा, ताना दे रे ना ताना ना दे सुंदरी, प्यार तेरा प्यार, ले ले दिल दे दे दिल, गब्बर सिंह ये कह गया तथा फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत सुन बेलिया। सुन बेलिया, शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, अमित कुमार, एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। फिल्म 100 डेज साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 11वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तथा यह 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों में पहले स्थान पर रही साजन जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही हम जिसने 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही सौदागर जिसने 8 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म 100 डेज उस समय अपने यूनिक टॉपिक के लिए बेहद सराही गई थी जिसमें फिल्म की नायिका को किसी की हत्या से पहले सब कुछ हूबहू दिख जाता है। हालांकि हिंदी फिल्मों के लिहाज से यह टॉपिक बिल्कुल नया और हटकर था लेकिन इसी कहानी पर साल 1984 में एक तमिल फिल्म बन चुकी थी जिसका नाम था नूरावथु नाल। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में तमिल स्टार विजयकांत, मोहन, नलिनी और सत्यराज नजर आए थे। इस तमिल फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था एस मणिवन्नन ने, इसलिए इन्हें फिल्म 100 डेज के कहानी लेखक के तौर पर भी श्रेय दिया जाता है। आगे चलकर साल 1986 में इसे मलयालम में भी आईराम कन्नुकल नाम से बनाया गया जिसके मुख्य भूमिकाओं में मम्मूटी, रतीश और शोभना नजर आए थे। यद्यपि यहाँ आपको यह जानकर भी बेहद हैरानी होगी कि इन सभी फिल्मों की मूल प्रेरणा 2 विदेशी फिल्में रहीं। पहली फिल्म थी साल 1977 में आई इटालियन भाषा की सेते नोट इन नेरो अर्थात 7 नोट्स इन ब्लैक और दूसरी फिल्म थी साल 1978 में आई अंग्रेजी भाषा की आइज ऑफ लॉरा मार्श। फिल्म 100 डेज के क्रेडिट सेक्शन में इसके निर्माता के तौर पर जय मेहता का नाम देखने को मिलता है लेकिन इसके असली निर्माता थे जय मेहता के पिता प्राणलाल मेहता जिन्हें प्रस्तुतकर्ता के तौर पर क्रेडिट दिया गया था। वास्तव में प्राणलाल मेहता हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता थे जिन्होंने किनारा, किताब, हमसे बढ़कर कौन, धर्म और कानून, मैं बलवान, लव 86, मरते दम तक, वो फिर आएगी, जंगबाज और जवानी जिंदाबाद सरीखी कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया था। बात करें फिल्म 100 डेज के निर्देशक पार्थो घोष की तो वो शुरू में इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। वास्तव में उनका इस फिल्म से जुड़ना किसी फिल्मी घटना से कम नहीं है। दरअसल फिल्म 100 डेज में काम कर रही अभिनेत्री मुनमुन सेन ने पार्थो घोष को फिल्म के निर्माता प्राणलाल मेहता से मिलवाया था और कहा था कि ये कमाल के निर्देशक हैं, आप इन्हें 100 डेज को निर्देशित करने का मौका दे सकते हैं। प्राणलाल यूँ किसी पर भी अपनी फिल्म की जिम्मेवारी सौंप नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पार्थो घोष को कुछ टॉपिक सजेस्ट किए और उन पर कहानियाँ लिख कर आने को कहा। कुछ ही दिनों बाद पार्थो घोष कहानियां लेकर प्राणलाल मेहता के ऑफिस में हाजिर हो गए लेकिन उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि समय आने पर आपको बुलाया जाएगा। इसी दौरान प्राणलाल मेहता ने 100 डेज के निर्देशक के तौर पर अरुण भट्ट को चुन लिया। इन्हीं दिनों प्राणलाल मेहता अपनी एक अन्य फिल्म जवानी जिंदाबाद का भी निर्माण कर रहे थे जिसके निर्देशन की जिम्मेवारी भास्कर शेट्टी को दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अभी फिल्म पूरी भी नहीं हुई थी कि भास्कर शेट्टी का निधन एक कार दुर्घटना में हो गई। फिल्म 100 डेज की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। ऐसे में प्राणलाल
प्राणलाल मेहता ने अरुण भट्ट को जवानी जिंदाबाद को पूरा करने की जिम्मेवारी सौंप दी। खैर कुछ समय बाद प्राणलाल मेहता की तवज्जो 100 डेज पर भी गई और उन्होंने जवानी जिंदाबाद को पूरा करने में व्यस्त भास्कर शेट्टी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और 100 डेज के निर्देशक के तौर पर पार्थो घोष को चुन लिया, जो कि इनकी पहली हिंदी फिल्म रही। आगे आने वाले सालों में पार्थो ने गीत, दलाल, तीसरा कौन, जीवन युद्ध, अग्नि साक्षी, गुलामे मुस्तफा, कौन सच्चा कौन झूठा, युग पुरुष, खोटे सिक्के और मसीहा जैसी कई लोकप्रिय फिल्में बनाई। बात करें फिल्म 100 डेज के कलाकारों के चयन की तो इसको लेकर भी कई रोचक तथ्य सामने आते हैं। फिल्म की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त इसके लीड प्लेयर के तौर पर जावेद जाफरी और नीलम को साइन किया गया था। इसको लेकर जावेद बेहद खुश थे। आखिर उनकी भी बतौर लीड हीरो कोई फिल्म आने वाली थी, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि नीलम ने अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण 100 डेज को छोड़ दिया। ऐसे में प्राणलाल मेहता ने फिल्म की नायिका के तौर पर अभिनेत्री फराह को लेने का विचार बनाया, लेकिन यह बात किसी तरह अनिल कपूर और उनके निर्माता भाई बोनी कपूर को पता चला। उस समय वो माधुरी दीक्षित को इंडस्ट्री में प्रमोट कर रहे थे, अतः उन्होंने प्राणलाल मेहता से फिल्म में माधुरी को लेने का आग्रह किया। उधर जब माधुरी फिल्म का हिस्सा बन गई तो उन्होंने अपने अपोजिट किसी बड़े नायक की फरमाइश कर डाली। ऐसे में मजबूरन प्राणलाल मेहता को जैकी श्रॉफ से बात करनी पड़ी और वो भी फिल्म की यूनिक टॉपिक से प्रभावित होकर इसे मना नहीं कर पाए। इस पूरे घटनाक्रम में सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन बेचारे जावेद जाफरी मारे गए। फिल्म में जैकी की एंट्री के बाद जावेद की भूमिका मुख्य नायक से सह नायक की कर दी गई और जावेद चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाए। खैर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और जावेद पूरे मनोयोग से अपने काम में जुट गए। वो बताते हैं कि फिल्म के सबसे लोकप्रिय डांस नंबर ले ले दिल दे दे दिल के लिए उन्होंने और कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश जी ने मिलकर कई दिलचस्प और कठिन स्टेप्स तैयार किए थे, लेकिन अपनी अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण माधुरी दीक्षित इसका रिहर्सल नहीं कर पाई। ऐसे में मजबूरन उन स्टेप्स को गाने से बाहर करना पड़ा, अन्यथा जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित जैसे कमाल के डांसर्स की उपस्थिति में ये गाना और भी ज्यादा आकर्षक बन जाता। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज डांसर्स का एक साथ यह एकमात्र गाना रहा। वैसे इस गाने में एक और बात नोटिस करने योग्य है कि इसमें भविष्य के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और चरित्र अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने भी बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया था, जिसे कम ही लोगों ने नोटिस किया होगा। वैसे तो इस फिल्म के गानों के कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश और सुरेश भट्ट थे, लेकिन इसके क्रेडिट सेक्शन में गौर करने पर एक रोचक बात यह भी नोटिस होती है कि इसके एक गाने प्यार तेरा प्यार के कोरियोग्राफर के तौर पर फिल्म के निर्देशक पार्थो घोष को क्रेडिट मिला है। इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। पार्थो घोष प्रतिभा के मामले में कमोबेश सुभाष घई से लगते हैं। उन्होंने भी अपनी फिल्मों के कुछ गाने स्वयं कोरियोग्राफ किए थे, जिनमें प्रमुख है फिल्म कर्ज का गीत दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के गाने कंपोज करने का श्रेय राम लक्ष्मण को मिला था, लेकिन इसमें भी एक रोचक तथ्य छुपा हुआ है। वास्तव में फिल्म के गाने केवल लक्ष्मण ने तैयार किए थे, जिनका असली नाम विजय पाटिल था। इस जोड़ी में राम, जिनका असली नाम सुरेंद्र था, उनका निधन साल 1976 में ही अपनी पहली हिंदी फिल्म एजेंट विनोद को साइन करने के कुछ ही दिनों के बाद हो गया था। विजय और सुरेंद्र ने राम लक्ष्मण की संगीतकार जोड़ी की शुरुआत साल 1975 में एक मराठी फिल्म पांडु हवलदार से की थी, जिसके निर्माता, निर्देशक व मुख्य अभिनेता दादा कोंडके थे। खैर राम अर्थात सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल ने अपना काम जारी रखा और फिल्मों के क्रेडिट सेक्शन में राम लक्ष्मण का ही नाम दिया। आगे आने वाले सालों में विजय पाटिल ने तराना, सुन सजना, आगे की सोच, मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल और हम साथ साथ हैं सरीखी कई लोकप्रिय फिल्मों का संगीत निर्देशन किया। आगे चलकर तकरीबन 78 साल की उम्र में 22 मई 2021 को विजय पाटिल का भी निधन हो गया और इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की एक और दिग्गज संगीतकार जोड़ी का कारवां थम गया और पीछे रह गई उनके द्वारा बनाई गई अनगिनत बेमिसाल नगमे। बहरहाल वापस लौटते हैं फिल्म 100 डेज की तरफ और आपको बताते हैं इससे जुड़ा एक और रोचक तथ्य। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि असली कातिल जैकी श्रॉफ नहीं अपितु जय कलगुटकर हैं, लेकिन फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अनुसार जैकी श्रॉफ ही असली कातिल थे, लेकिन जब पार्थो घोष ने जैकी श्रॉफ को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें अंत में खुद के किरदार का नकारात्मक निकल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पार्थो घोष अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जैकी ने शुरू में इसी के चलते फिल्म को नकार दी थी और कहा था कि अगर आप स्क्रिप्ट में बदलाव करके मेरे किरदार को सकारात्मक बना पाए तो मैं यह फिल्म अवश्य करूंगा। ऐसे में मजबूरन पार्थो को फिल्म के स्क्रिप्ट में बदलाव करना पड़ा और उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ कर जैकी के जगह पर जय कलगुटकर जी के किरदार को अंत में कातिल बना दिया। हालांकि जैकी फिल्म के स्क्रिप्ट में हुए इस छेड़छाड़ के आरोप को एक सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि मैंने फिल्म को उस वक्त साइन किया था जब पार्थो इससे बतौर निर्देशक जुड़े भी नहीं थे। ऐसे में स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ की बात बिल्कुल बेबुनियाद नजर आती है। वैसे बात जो भी
भी हो, पर क्लाइमेक्स में जैकी ही असली खूनी निकलते तो फिल्म और ज्यादा सार्थक नजर आती और लोगों को ज्यादा चौंकाती। लेकिन इसमें अलग से जैक कलगुटकर को खूनी दिखाने वाली बात क्लाइमेक्स को और उलझा देती है और दर्शक निराश हो जाते हैं। खैर, फिल्म में जैकी के खूनी होने से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब विदेशों में इस फिल्म के होम वीडियो कैसेट्स भेजे गए तो उनके पोस्टर्स पर वहाँ के कैसेट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिना कहानी जाने जैकी के कातिल वाले ब्लैक रेनकोट में फोटोज छाप दिए। ऐसे में वहाँ के दर्शकों के लिए फिल्म का पूरा रहस्य ही खत्म हो गया। फिल्म के दौरान निर्देशक के द्वारा जावेद जाफरी पर बार बार शक की सुई ले जाने का प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया। लोग शुरू से ही जैकी के किरदार को नकारात्मक और जावेद जाफरी के किरदार को सकारात्मक मानकर देखने लगे थे। इस फिल्म में उन दिनों के मशहूर अभिनेत्री मुनमुन सेन भी एक छोटी सी कैमियो रोल में नजर आई थी। फिल्म में उनके किरदार का नाम रमा है, जिसकी हत्या फिल्म के शुरू में ही हो जाती है। वैसे यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि भले ही फिल्म में उनके किरदार का नाम रमा हो, लेकिन असल जिंदगी में उनकी माँ सुचित्रा सेन जी को पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्यार से रमा कहकर बुलाती थी। खैर, फिल्म 100 डेज जब सिनेमा घरों में आई तो उस वक्त माधुरी दीक्षित एक बड़ी स्टार बन चुकी थी और उनके आकर्षण के कारण ही दर्शक सिनेमा घरों में खींचे चले गए। लेकिन उन्होंने जब फिल्म देखी तो उन्हें फिल्म के स्टार्स नहीं अपितु इसके यूनिक टॉपिक ने खूब मजा दिया था। बाहर आकर उन्होंने अन्य लोगों से फिल्म की खूब तारीफें की और इस माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने अन्य लोगों को भी थिएटर में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे यहाँ यह जानना भी रोचक है कि 100 डेज के निर्माण के तुरंत बाद ही निर्देशक पार्थो घोष ने 101 डेज के नाम से एक और थ्रिलर बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। बात करें फिल्म 100 डेज को मिले अवार्ड्स की तो साल 1992 में आयोजित 37वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को एकमात्र नॉमिनेशन बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए लक्ष्मीकांत बेर्डे जी को मिला था। इनके अलावा फिल्म दिल है कि मानता नहीं और लम्हे के लिए अनुपम खेर तथा फिल्म हम के लिए कादर खान भी नॉमिनेट थे, लेकिन अंत में उस साल के बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड फिल्म लम्हे के लिए अनुपम खेर को हासिल हुआ था। तो ये थी साल 1991 में आई मशहूर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 100 डेज पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।